बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम डेफिनेशन करें तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि अर्थ की सरफेस से किसी भी बॉडी को अर्थ की सरफेस से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ कॉल्ड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं कि अर्थ की सरफेस से किसी भी बॉडी को इन्फिनिट तक ले जाने में इन्फिनिटी पे जाके ग्रेविटी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इन्फिनिटी जहाँ पे ग्रेविटी ज़ीरो हो जाए वहाँ तक ले जाने में जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क डन करती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं कि वो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको हम करने के लिए अब क्या करते हैं कि हमने कैसे कैलकुलेट करना है। लेट हम कहते हैं ये अर्थ है, ठीक है, किसी बॉडी है, उसका मैस स्मॉल m है। ठीक है, उसको हमने जो है वो इस 1 से n तक लेके जाना है। ठीक है, n कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अभी हमने n को इन्फिनिटी नहीं कहा, हमने कहा हमने उसे n तक लेके जाना है। तो वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है कि इसको इस n डिस्टेंस तक ले जाने में, n पॉइंट तक ले जाने में हमें कितना वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है W=F.D। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला हम उस वक्त अप्लाई करते हैं जैसे हमने पीछे भी पढ़ा कि जब हमारी फोर्स कांस्टेंट हो। ठीक है, लेकिन यहाँ स्टेप 1 से इतने पॉइंट n तक ले जाने में हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास मेथड क्या था वेरिएबल फोर्स का? नेक्स्ट हमारा मेथड ये था कि हम इस पूरे डिस्टेंस को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, हमने इनको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर दिया और उनकी विड्थ जो है वो डेल आर थी। इतने स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड किया कि एक स्मॉल स्टेप के दौरान जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो गई। ठीक है, फिर हम जो है वो हर स्टेप के लिए ये वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सारे स्टेप्स का वर्क जो है वो प्लस करेंगे तो हमारे पास स्टेप 1 से स्टेप n तक ले जाने में जो टोटल वर्क डन है उसकी वैल्यू आ जाएगी। लेट हमने जो है इसको n स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप है उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस उसको हमने r1 कहा। ठीक है, जो सेकंड स्टेप 2 है उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस उसको हमने r2 कहा। ठीक है, स्टेप 1 और स्टेप 2 के दरमियान एक पॉइंट हमने लिया और उसका डिस्टेंस हमने कहा, जो इनके दरमियान का पॉइंट है हमने कहा उसका डिस्टेंस जो है वो अर्थ के सेंटर से वो स्मॉल r है। ठीक है, और स्टेप 1 और स्टेप 2 के दरमियान जो डिस्टेंस का डिफरेंस है उसे हमने क्या कहा? डेल r कहा। ठीक है, जो दरमियान वाला पॉइंट है, ठीक है, r1 और 2 के दरमियान उसका हमने कहा डिस्टेंस r जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन दोनों के डिस्टेंस को प्लस करके उसे 2 पे डिवाइड करके। ठीक है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस का डिफरेंस है उसे हमने डेल r कहा और वो इक्वल टू है r2 माइनस r1 की। ठीक है, यहाँ से हम r1 को उठा के उधर लेके गए तो ये आ गया डेल r1 इधर जाके प्लस r1 इज इक्वल टू r2 आ गया। इस r2 की वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में पुट किया तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गई। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको मज़ीद हमने जब सोल्व किया तो ये हमारे पास आ गया r1 प्लस डेल r बाई 2। ठीक है, उससे नेक्स्ट हमें पता है कि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कैलकुलेट करनी है कि अर्थ जो है इस बॉडी पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, तो न्यूटन ने हमें जो है वो फोर्स का फॉर्मूला दिया था। उसने कहा किसी भी दो बॉडीज़ के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल टू होगी, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैस 1 मैस 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मैसेस, ऐसे ही। ठीक है, लेकिन हमारे केस में मैस 1 जो है वो अर्थ का मैस है कैपिटल M और मैस 2 जो है वो उस बॉडी का मैस है जिसे हमने यहाँ से उठा के n तक लेके जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इन दोनों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो हमारे पास ये आ गया। यहाँ से हमारे पास r जो है वो इक्वल टू आया r1 प्लस डेल r ओवर 2। हम दोनों साइडों से स्केयर करेंगे, इस साइड पे भी स्केयर करेंगे, यहाँ हम जो है वो a प्लस बी स्केयर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला इसमें अगर हम देखें कि इस r1 डिस्टेंस के मुकाबले में ये जो डेल r है वो बहुत स्मॉल है। जब स्मॉल वैल्यू का स्केयर लिया जाए तो वो और स्मॉल हो जाती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि डेल r स्केयर वाली जो टर्म है उसे हम क्या कर देंगे? निगलेक्ट कर देंगे।
ठीक है। तो देन हमारे पास आ जाएगा आर स्केयर इज इक्वल टू आर वन स्केयर प्लस ये टू से कैंसिल हो गया आर वन इंटू डेल आर। इस डेल आर की हमने वैल्यू पुट की, डेल आर हमारे पास इक्वल टू था आर टू माइनस आर वन, इसकी हमने वैल्यू पुट की, आर वन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आर स्केयर आ गया आर वन ओवर आर टू। इस आर स्केयर की वैल्यू को हमने ये ग्रेविटेशनल फोर्स वाले फॉर्मूले में पुट किया, ठीक है। ये हमने फोर्स कैलकुलेट की कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इस बॉडी मास m पर जो एक्ट करेगी उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में हमें क्या करना है, हमें तो वर्क डन कैलकुलेट करना है जो बॉडी को स्टेप 1 से स्टेप 2 तक ले जाने में, स्टेप 2 से स्टेप 3 तक ले जाने में, स्टेप 3 से स्टेप 4 अप टू सो ऑन स्टेप n तक ले जाने में जो वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ता है, हमें वो कैलकुलेट करना है। तो हम एक एक स्टेप का वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर सारे स्टेप्स के वर्क जो है वो प्लस कर लेंगे। तो वर्क डन का फार्मूला हमने लगाना है, हमेरे पास वर्क डन का फार्मूला आता है एफ डॉट डी, ठीक है। डी इज़ द डिस्टेंस। तो हमें स्टेप 1 से स्टेप 2 तक ले जाने में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो क्या किया, डेल आर किया। तो हमारे पास आ गया एफ डॉट डेल आर, ठीक है। इसको फार्मूले को ओपन किया तो यह आया एफ डेल आर कोज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे कोज ऑफ थीटा जो है वो 180 है, क्यों, क्योंकि हम बॉडी को जो है वो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस वक्त एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो डिस्टेंस और फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए हैं। जब वो एक दूसरे के इस तरह ऑपोजिट हो जाएं तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। कोज एफ की हमने वैल्यू पुट की, ये हमारे पास एफ की वैल्यू है, ठीक है। डेल आर आ गया और कोज 180 की जगह पे -1 आ गया। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमने डेल आर की वैल्यू पुट की, वो हमारे पास क्या थी, आर टू माइनस आर वन, ठीक है। डेल आर की वैल्यू पुट करने के बाद उनको एलसीएम से डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आया, ठीक है, कि स्टेप 1 से स्टेप 2 तक ले जाने में बॉडी को जो वर्क डन करना पड़ता है वो इसके इक्वल है। इसी रिजल्ट को हमने जनरलाइज कर दिया, ठीक है। हमने कहा अगर स्टेप 2 से 3 तक जाएं तो इसका मतलब वर्क डन जो है स्टेप 1 से 2 तक का था 1 ओवर आर वन माइनस 1 ओवर आर टू, तो 2 से 3 का होगा 1 ओवर आर टू माइनस 1 ओवर आर थ्री, ठीक है। अप टू सो ऑन इसी तरह जो है हमारे पास हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि स्टेप 1 से 2 तक जाने में भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना था, स्टेप 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, तो ये वाली टर्म तो सेम रही, ठीक है। अब हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। इसके इस 1 स्टेप से n स्टेप तक जाने में टोटल वर्क डन क्या था, तो टोटल वर्क डन होगा वर्क डन बाय स्टेप 1 से 2 तक जाने में प्लस वर्क डन 2 से 3 अप टू सो ऑन वर्क डन फ्रॉम स्टेप n1 से n2 तक जाने में। अब इन सारे वर्क डन को अगर हम गौर करें तो इन सब में -gm, कैपिटल M और स्मॉल m कॉमन है, उसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। बाकी जो ये डिस्टेंसेस थे इन सबको हमने कर लिया प्लस। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारे पास कुछ इस तरह आया कि हर 1 ओवर आर टू वाली टर्म मौजूद थी, +1 ओवर आर टू वाली टर्म मौजूद थी, इसी तरह -1 ओवर आर थ्री वाली, फिर +1 ओवर आर थ्री, इसी तरह अप टू सो ऑन सारे कैंसिल हो गए। इसी तरह हमारे पास -1 ओवर आर थ्री वाली और +1 ओवर आर थ्री वाली मौजूद थी, सिवाय 1 ओवर आर वन और 1 ओवर आर एन के, ठीक है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये आ गया। अब जब हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन की थी तो हमने ये कहा था कि वर्क डन बाय टेकिंग द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम ये अब कहेंगे कि अगर एन जो है वो इन्फिनिटी पॉइंट पर वाक़या है जहाँ पे ग्रेविटी 0 हो गई है, ठीक है, आर एन डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गया, तो 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो इस टर्म की जगह पे 0 आ जाएगा और हमारे पास ये टर्म बच जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास वर्क डन आया किसी भी बॉडी को अर्थ की सरफेस से या स्टेप 1 से इन्फिनिटी पॉइंट तक ले जाने में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन करना पड़ता है उसकी वैल्यू हमारे पास ये आई, ठीक है। और हमने कहा था कि यही वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के। तो हम इस वर्क डन की जगह पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल जिसे हम यू से डिनोट करते हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब इसमें अगर हम देखें अगर और इंक्रीज हो, ठीक है, तो ये आंसर स्मॉल आएगा। स्मॉल आने से मुराद है कि ये आंसर लेस नेगेटिव होगा, और लेस नेगेटिव से मुराद है कि ये यू की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। इसी तरह अगर आर डिक्रीज करे, आर कम हो, ठीक है, तो ये आंसर जो है वो ज़्यादा आएगा। ज़्यादा बड़ी वैल्यू का मतलब है कि हमारा आंसर मोर नेगेटिव आएगा, ठीक है। मोर नेगेटिव से मुराद है कि हमारे यू की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और अगर ये आर इन्फिनिटी पे चला जाए, हम इन्फिनिटी पॉइंट पे चले जाएं, तो फिर उस वक्त हमारे पास यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या हम कहेंगे वहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट ही नहीं कर रही, ठीक है। और अगर हम अर्थ के सरफेस के ऊपर बात करें कि अर्थ के सरफेस के ऊपर इस
एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो हम स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट करेंगे तो हमारे पास ये अर्थ की सरफेस के ऊपर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। अब माइनस का साइन इसमें ये शो कर रहा है कि हम किसी भी पॉइंट पर या किसी भी स्टेप पर चले जाएं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होगी और वो बॉडी को डाउनवर्ड ही अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, माइनस का साइन जो है वो अट्रैक्टिव को डिनोट कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिव।